हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। हेल्दी इंडिया में आज बात होगी थायराइड की। ये सेहत से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो आम हो गई है। आखिर क्या है इसका कारण, जानेंगे आज। हमारी फोन लाइंस भी आपके लिए खुली हुई हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। थायराइड एक ऐसी छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि है जो कंठ के ठीक नीचे गर्दन के आधार पर मौजूद होती है। ये ग्रंथि दो मुख्य हार्मोन बनाती है, थायरोक्सिन यानी T4 और ट्राई आयोडोथायरोक्सिन यानी T3, जो शरीर की हर कोशिका यानी सेल को प्रभावित करते हैं। थकान होना, भार या वजन बढ़ना, सूजा हुआ चेहरा, कर्कश या बदली हुई आवाज, मोटे बाल और त्वचा, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और जकड़न, पीरियड्स थोड़ा ज्यादा देर या समय पर न होना, बालों का झड़ना, ब्रैडीकार्डिया यानी दिल की गति धीमी होना, अवसाद या डिप्रेशन, कमजोर याददाश्त की समस्या। जब थायराइड ग्रंथि में गांठ या गर्दन में सूजन देखें, एक स्थिर और आम आहार के बावजूद आप अपने वजन में महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर रहे हो, आपके पास चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन के अस्थिर मूड हो, नींद के बावजूद आप लगातार थके हुए रहें, पीरियड्स की अनियमितताओं को महसूस कर रहे हैं, कंपकपी या ठंड महसूस करना, अगर बाल पतले हो रहे हो या स्किन में कोई बदलाव हो। थायराइड जिंदगी भर चलने वाली मेडिकल कंडीशन होती है, जिसे आपको लगातार रोकने की कोशिश करनी होगी। वहीं ज्यादातर मामलों में इसकी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली एक दवा भी शामिल होती है। हालांकि आमतौर पर आप थायराइड के साथ एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए गीतू चौहान की रिपोर्ट। समस्या बनती जा रही है और आपको बता दें कि दो प्रकार होते हैं थायराइड के, T3 और T4, और अगर इसको समय पर जांचा जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। हालांकि एक दवाई होती है थायराइड से जुड़ी हुई जो कि लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लक्षणों को अगर आप पहचान पाते हैं तो तुरंत इसका इलाज आपको मिल सकता है, इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी सेहत पर, अपनी लक्षणों पर अगर आप नज़र रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इसे सही समय रहते इस थायराइड की बीमारी को पकड़ पाते हैं। लेकिन जो लक्षण हमने आपको बताए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, एक बेहतर इलाज लें, क्योंकि कहा जाता है कि थायराइड की एक दवाई अगर आप डेली लेते हैं तो उससे आपकी ग्रंथि सही से काम करती है। तो फोन लाइंस खुल चुकी हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं थायराइड से जुड़े हुए तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। न्यूज़ इंडिया पर आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
थायराइड की इस समस्या से बचने के लिए कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो इस समस्या से जूझने की नौबत नहीं आएगी। करना क्या होगा कि अपने जो दिनचर्या है उसको सही बनाएं, नियमित तौर पर एक्सरसाइज और योगा का सहारा लें। अगर ऐसा करते हैं तो थायराइड की समस्या बहुत कम होती है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से या बहुत ज़्यादा जो आज का लाइफस्टाइल हो चला है उसमें जो समस्याएं होती हैं वो कई बीमारियों को जन्म देती हैं, और उसमें थायराइड भी एक ऐसी समस्या है जो इन्हीं कारणों से हो जाती है। और इसके साथ साथ जो लक्षण हैं वो भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर इन लक्षणों पर आप ध्यान रखते हैं तो तुरंत आप अपना चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करा सकते हैं, और उसके बाद थायराइड का इलाज संभव होता है। तो दो तरह के थायराइड होते हैं, T3 और T4। इनको अगर आप ध्यान में रखते हैं, इनका अगर आप ब्लड सैंपल से चेकअप कराते हैं तो उसमें वो रेंज आती है, उससे पता चलता है कि आखिर कितनी जो लेवल है थायराइड का वो आपके अंदर है। एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें कि व्यक्ति का वज़न बढ़ने लगता है, जबकि दूसरे थायराइड में ये देखा जाता है कि व्यक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर इन बातों का ध्यान आप रखेंगे, जो लक्षण हमने आपको बताए हैं उन्हें आप देखेंगे तो अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि आखिर समस्या कितनी गंभीर है और किस तरह से उसका इलाज होगा। तो जो भी लक्षण आप देखते हैं तुरंत अपने डॉक्टर्स को बताएं, और जिस तरह से लगातार हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं, और भी आपके सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और थायराइड से जुड़ी हुई अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर रुदल मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से जो थायराइड की समस्या वो इतनी गंभीर होती जा रही है, आजकल हम देख रहे हैं एक आम समस्या बन गई है। डॉक्टर रुदल, आपसे हम जानना चाहेंगे पहले तो इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या इसे गंभीर बीमारी माने? हाँ, आजकल थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सामान्यतः जो है काफ़ी कॉमन कह सकते हैं कि वेरी कॉमन डिजीज़ नाउअडेज। और इससे ये जो है इवन कि न्यू बॉर्न बेबी में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में तो होते ही होते हैं, ओल्ड एज में इनकी मतलब कि इंसिडेंस बढ़ जाता है, और इवन कि प्रेगनेंसी में भी जो है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो इसके लक्षण जो है डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। अब न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न में डिफरेंट लक्षण होंगे, यदि बच्चे हैं तो बच्चों में डिफरेंट लक्षण होते हैं, ऐसे ही एडल्ट्स और प्रेगनेंसी में भी डिफरेंट लक्षण होते हैं। यदि हम शुरू करें इन्फेंट से, न्यू बॉर्न से, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है नॉर्मली जो थायराइड के होते हैं थोड़ा सुस्त रहेगा, उसका चेहरा थोड़ा गोल रहता है, इसके साथ में उसमें क्राइंग जो है वो एक्टिविटी थोड़ी कम होती है। नॉर्मली उनमें फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग जो है लंबे समय तक रहता है, और जब माइलस्टोन होते हैं उसके डिले होते हैं, ये नॉर्मली जो है होते हैं। और हिस्ट्री होती है कि मदर को भी प्रेगनेंसी के दौरान जो है हो सकता है कि थायराइड रही हो। दूसरा जो एज ग्रुप आता है चिल्ड्रन जिसको बोलते हैं, नॉर्मली चिल्ड्रन में भी जो है यही एक्टिविटी होती है, थोड़ा मोटे होते हैं, उनमें जो है थोड़ा एक्टिविटी कम होती है, जो नॉर्मली खेल कूद में जितना एक्टिव होने चाहिए उतने नहीं होते हैं। और ज़्यादातर ये बच्चों में प्यूबर्टी जो है थोड़ी डिलेड होती है, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो थोड़े कम डेवलप होते हैं, डिलेड डेवलप होते हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, थोड़ा आवाज़ उनकी चेंज होगी, ये लक्षण ज़्यादातर दिखते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान जो है हम लोग जो है टेस्ट कराते रहते हैं कि कहीं, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है न्यू बॉर्न बेबी पे भी पड़ता है, बच्चे पे भी पड़ता है। और एडल्ट्स में ज़्यादातर जैसे कि आपके पहले वीडियो में ही आपने दिखा दिया है कि ज़्यादातर जो है वेट का बढ़ना, इसके बाद शरीर में सूजन होना, थकान ज़्यादा आना, नींद जो है ज़्यादातर स्लीपीनेस है ना, पूरी नींद के बाद भी जो है उनको नींद हो रही है, ज़्यादा आ रही है, मतलब कि मोटापा बढ़ रहा है,
ये सब नॉर्मली लक्षण होते हैं और इसमें कई तरीके की मतलब थायराइड की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन हमारे सेटअप में होती हैं या तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, दो टाइप की होते हैं। दोनों के साइन सिम्टम्स अलग होते हैं। जो हमने पहले बताया वो ज़्यादातर केसेस हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होती हैं, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में इसका उल्टा होता है। उसकी डाइट अच्छी है लेकिन फिर भी दुबला पतला है, रेस्टलेस है, उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, घबराहट ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। तो ये सब लक्षण जो है हाइपरथायराइडिज्म के हैं। ठीक है सर, यानी आपने बताया कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक की समस्या आम हो चली है। डॉक्टर नरेश, आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए अगर बच्चों का ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमें लक्षण पता चल गए हैं, ये भी पता चल गया कि छोटे से लेकर बड़ों तक हो सकती है बीमारी, तो इन्फेंट में ये बीमारी ना हो इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? ये बेसिकली यह जो ग्रंथि है ये बहुत जरूरी है। प्री प्रेगनेंसी स्टार्ट करके जो लेडी है के रखे तो जो प्रॉपर्स हो वो थ्रू आउट द हर 1 महीने के गैप पे ये सब जरूर करता रहे प्रॉपर डोज। आपका एक छोटे बच्चे को पैदा भी नहीं हुआ है तो ना हो वो और के हाथ है, तो उस महिला का अगर वो अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन देखती है, फिटनेस पे ध्यान, वेट प्रेगनेंसी नहीं बढ़ता, ये कुछ तरीके हैं। प्रॉपर क्या है, मिल रहा है, विटामिन्स मिल रहा है और का मेंटल स्ट्रेस है, ये कुछ जनरल चीजें हैं अगर बढ़ाई तो मैं समझ बचा जा सकता। अदरवाइज अगर मदर से ही हाइपर पेशेंट है तो का डर तो इसलिए आज में कहीं डॉक्टर नरेश, आपकी आवाज़ हम तक अभी सही से नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से आप हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा सर। मैं रुक करूंगी डॉक्टर रमेश का। डॉक्टर रमेश, तो जिस तरह से डॉक्टर नरेश की बात को जितना हम समझ पाए हैं कि मदर में ये टेंडेंसी होती है, या तो मदर को ये बीमारी रही रहती है, इसलिए हो सकता है कि जो बच्चा है, जो नवजात है, उसके अंदर ये बीमारी डेवलप हो जाए। लेकिन अगर माँ परेशान है इस बीमारी से तो क्या किया जाए जिससे कि बच्चे में ये बीमारी ना बढ़े? मैडम बेसिकली ये हमारी जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। ऐसा समझिए कि जैसे एक गाड़ी होती है कितना पेट्रोल पीती है जी, तो इसी तरह से हमारा शरीर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा फॉर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क, ये ग्रंथि डिसाइड। तो माँ का प्रेगनेंसी के दौरान अगर थायराइड का लेवल 54 कंट्रोल रहेगा तो बच्चे में भी ये बीमारी जाने के चांसेस। तो हमें अगर बच्चे के लिए ये सेफ्टी के लिए तो हमें देखना होगा कि माँ का प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड से बना रहे कि बच्चा एट द टाइम को तकलीफ ना हो। अगर वो उसको ऊपर मेडिकेशन जाएगी या अंडर मेडिकेशन जाएगी तो सफर करना, ये बात जी बिल्कुल। और डॉक्टर रुदल, क्योंकि जिस तरह से अभी बात हुई है इन्फेंट्स की, लेकिन अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। अगर बच्चा बड़ा होता है और हमें उसके अंदर पहले कोई सिम्टम नहीं दिख रहे होते, लेकिन अचानक पता चलता है कि बच्चा 7-8 साल का हो गया है और उसे ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वहाँ अगर बीमारी बनती है थायराइड की तो इसकी क्या वजह हो सकती है इतनी छोटी उम्र में? ज़्यादातर थायराइड की जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रंस में या तो इडियोपैथिक होती है, जिसका कारण हम लोगों को किसी को नहीं पता कि क्या कारण होता है, इडियोपैथिक बोलते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीजेस भी बहुत कॉमन है और ऑटो इम्यून डिजीजेस में जो है से कि हमारी शरीर जो है उसके अगेंस्ट जो है थायराइड सेल के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाने लगती है, जिससे जो है थायराइड का फंक्शन जो है बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। तो उससे जो है बच्चों में ज़्यादातर जो है ये जो है थायराइड की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इस क्योंकि कहा जाता है थायराइड ग्लैंड ही पूरे हमारे शरीर के ग्लैंड्स का मास्टर ग्लैंड होता है, ऐसे में वो पूरा एक मेजर पार्ट होता है। कैसे ध्यान रखें कि बच्चों में इस तरह की बीमारी डेवलप ना हो, क्योंकि कई बार लाइफस्टाइल से भी बीमारी पैदा हो जाती है। डेफिनेटली जो बच्चों में ज़्यादातर आजकल के जो वो है लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर जो है बच्चे जो है बेक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसके बाद मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, बेकरी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई जो कि जो है आपको थायराइड की जो है प्रॉब्लम को बढ़ा रही हैं। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो कि जो है थायराइड की प्रॉब्लम को एग्रेवेट करती है।
और जो लाइफ स्टाइल है, जो मतलब कि जो हमारी दिनचर्या है, कब सवेरे उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब रूटीन एक्टिविटी करनी चाहिए, यदि वो सब गड़बड़ हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर नरेश, अगर हम बात करते हैं टीनेजर्स की, चाहे इसमें कोई भी वर्ग हो, चाहे इसमें लड़का हो लड़की हो, टीनेजर्स की अगर हम पूरी बात करते हैं तो किस तरह से हम इस बीमारी को समझें, उनके अंदर अगर ये थायराइड की समस्या हो रही है तो उसके क्या कारण हैं, और क्या कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो क्या कोई टीनेजर अगर वो स्ट्रेस में है या मोटापे का शिकार हो रहा है तो ये बीमारी बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। मेरे विचार में टीनेजर्स में डायग्नोस करना काफी आसान भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये चैनल पब्लिक के लिए है। पब्लिक ये चीजें देखे, जो सिम्टम आपने ग्राफिक पे दिखाए हैं, जी। बच्चे में ये चीज़ जरूर दिखनी चाहिए। मुझे अपने 40 साल के डॉक्टर से एक खुलेआम याद है, कई बच्चे आए थे, माँ बाप था, डॉक्टर बड़ा छोटा है, डेवलप नहीं हुआ। ग्रोथ फेलियर हाइपोथायराइडिज्म का सबसे कॉमन कॉज। ग्रोथ फेलियर का मतलब बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तो आजकल बड़ी जल्दी टेस्ट हो जाता है, तो फॉलो कर लो। तो जो बच्चा हाइपोथायराइडिज्म निकलता है तो प्रॉपर डोज मिलना बहुत ही जरूरी है, सस्टेन डोज में। अक्सर ये भी लोग माँ बाप गलती करते हैं, थोड़ा दे दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरी 6 मंथली टेस्ट करना, प्रॉपर थायरोक्सिन मिलना की डेवलपमेंट है। सो आज जैसे डॉक्टर ये भी बता रहे थे, आजकल बच्चों में, टीनेजर्स में अक्सर देखे 5 आदमी जब खुलासा हो, वो ओबेसिटी का पेशेंट बनता है, तो ये अपने आप नई प्रॉब्लम। डोंट फॉरगेट, थायराइड एक हार्मोन है, ये अति प्लेन थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरी आर्ट के साथ है। तो मेरे अपने फिजिशियन के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास या थायराइड स्पेशलिस्ट के पास अपने डॉक्टर के पास आएं, प्रॉपर फॉलोअप करें और जो डॉक्टर सलाह देवे तो अच्छे से खाना चाहिए। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो आजकल आपकी इच्छा है बेया बच्चा पूरा गुलगुला हो और उसमें जंक ज़्यादा खाता है, तो वी शुड ट्राई टू एनकरेज बैलेंस फूड, उसमें हरी सब्जियां, दालें, दूध, जी। ये मिले। ये नहीं आप परोठे खाते हैं, तो माएँ होती हैं बच्चे को परोठा खिला दो, सोचती हैं ये गलत है। ये बताना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहेगा तो अब थायराइड होता ही क्यों, चाहे ऑटो नहीं होंगे, एक डाइट एंड ओबेसिटी जी। मोटापा प्ले वेरी बिल्कुल, डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल सर। डॉक्टर रमेश, हम पहले ये देखते थे कि जब थायराइड की बात की जाती थी, पहले एक ऐसी समस्या थी जिसमें फिर नमक के अंदर आयोडीन डाली गई, यानी आयोडाइज सॉल्ट बनाया गया इसी वजह से। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें कहा यह जाता है कि अगर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उससे आपको बहुत मिनरल्स मिलते हैं। तो क्या आयोडाइज सॉल्ट ज़्यादा बेहतर है इस बीमारी से बचने के लिए? सिर्फ आयोडाइज सॉल्ट खाने से ही क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है? बाकी दूसरे फैक्टर्स कितने प्रभावशाली होते हैं? ऐसा है, पहले हमारे जैसे पहाड़ों के एरिया में या कई नदियों वाले जब में आयोडीन की कमी पाई गई, तो खास तौर से हिली एरियाज में एक ये जो थायराइड ग्रंथि है ये बढ़ जाती थी। बेसिकली जो ये हार्मोन्स हैं T3 T4, इसे के बनाने में आयोडीन की आवश्यकता होती है। जी। जैसे T3 है, इसका पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसमें आयोडीन का होता है। तो एक वक्त था आज से करीब 30-40 साल पहले, जब हमारे यहाँ आयोडीन की कमी से ये इसको घेंगा रोग कहते थे, पहाड़ों में ज़्यादा होता था। जी। और कुछ नदियों के बेसिन वाले एरिया, इसको देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने नमक के अंदर आयोडीन डालने का डिसीजन लिया, जिससे कि ये कमी ना हो। और इसके होते हुए बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी प्यूबर्टी एज के लोगों में इसका ग्रंथि का बढ़ना बंद हो गया, कंट्रोल हो। जी। पर जो पहाड़ी नमक है, सेंधा नमक है, वो खुद में नेचुरल, वो नेचुरल होने से इसमें ज़्यादातर एफिशिएंसी नहीं होती। और किसी हद तक सेंधा नमक के कुछ और भी फायदे हैं। तो नॉर्मल लोग अगर आयोडाइज सॉल्ट के सेंधा नमक की इस्तेमाल करते रहे तो वो ठीक, तो कोई बुराई नहीं है। बाकी चीज़ के लिए भी अच्छा है, सॉल्ट कंटेंट के हिसाब से, किडनी वगैरह के भी जी। हिसाब से इस्तेमाल की। ठीक है।
डॉक्टर रुदल, फिर क्या किया जाए? अब अगर हम बात करते हैं खान पीन की, बचाव की, तो क्या क्या करना चाहिए? क्या जो हमारा खान पान है उसके अंदर आयोडीन वाला जो खाना है वो हम उसे बढ़ाएं? किस तरह से इस पर काम करना चाहिए? नॉर्मली आजकल तो जो है पुराने वाले नमक जो पहले आते थे, क्रिस्टल्स फार्म होते थे और जिनको पीस करके घरों में डाले जाते थे, तो ऑलमोस्ट आजकल बैन हो गए जी। हैं। आजकल जो है सब जगह जो है आपको जो है आयोडाइज साल्ट ही मिल रहे हैं। तो नॉर्मली जो वो प्रॉब्लम पहले होती थी कि नमक को जो है तो ऑलरेडी मार्केट में आपको आयोडाइज साल्ट ही मिल रहा है, तो साल्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आजकल जो है यूज़ किया जा रहा है फ्रिक्वेंटली, मतलब सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक रह गया खान पान की विशेष करके हमें जो है एवॉइड जो करना है कि जो कि ओबेसिटी हमारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज न करे। नॉर्मली जैसे फास्ट फूड्स हो गया, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, सोयाबीन को बोला जाता है कि मतलब लेकिन हाईली प्रोटीन होते हैं, बट एक्सेसिव अमाउंट्स में न लें। जो वेजिटेबल्स होती हैं नॉर्मली जो क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं हम लोग, जैसे कि गोभी हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब जो है गाइट्रोजेनिक होती हैं, तो इन सब को अवॉइड करना चाहिए। और जितने जो है मैदा वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और तेल और घी जो है कि डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जिससे जो है हमारी ओबेसिटी ना बढ़े। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, तो जिस तरह से अभी सर ने बताया कि जो क्रूसीफेरस वाली फैमिली है, यानी जो गोभी वाली फैमिली है, वो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन कोई अगर स्वस्थ है तो क्या ऐसा हो सकता है अगर गोभी का इंटेक ज़्यादा हो रहा है तो उसके बाद ये बीमारी बन जाए? क्या ऐसा लगता है आपको? Am I to answer? जी जी, नरेश जी बोलिए। हाँ, यस। देखिए, मेरे विचार में डॉक्टर रुदल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि गोभी वाली फैमिली है, जिसका डाइट का थोड़ा सा खाया था उसका कम सेवन किया जाए, बट ऐसी कोई जरूरत है कि ना लिया जाए। हाँ। मोर इम्पोर्टेंट इज द फूड्स विच कॉज ओबेसिटी, मोर ऑफ फ्री फूड, मोर ऑफ फैट इन, मोर ऑफ जंक फूड। मत भूलिए, टीचर्स की क्या बात की जाए, आज की तारीख में आपने देखा है मोस्ट फैमिली टेंड टू ईट आउटसाइड। हफ्ते में 2 डिनर बाहर होने ही होते हैं, लंच बाहर होना ही होता है, बच्चा पास हो गया तो लंच बाहर है, डिनर। तो जो आउटसाइड है, जो अनहाइजीनिक कलर्ड खाते हैं ना, कहीं ज्यादा डायबिटीज। तो आई वुड से फाइट द prosperity and prosperity should all as much as होम फूड अपनी कैलोरी कर सकें, फैट कंट्रोल कंट्रोल कर, तो मोर अनडिजायरेबल कलर्स और स्पाइसेस कंट्रोल करें। मेरे विचार द बिगेस्ट चेंज अगर डॉक्टर हमारे थायराइड के ना हुए, कंट्रोल योर एंड डू एवरीथिंग। ये 3 चीजें हैं जो इंसान के अपने हाथ में है। अदरवाइज थायराइड प्रॉब्लम तो मुझे क्यों जी, यानी डॉक्टर नरेश आप कह रहे हैं कि जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, मैदा वाला खाना, बेकरी वाला खाना अगर अवॉइड किया जाए तो उससे हमारी सेहत ज़्यादा बेहतर रह सकती है और हम इस बीमारी की तरफ बहुत जल्दी नहीं बढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड बीमारी के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर्स का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। रुक करेंगे डॉक्टर रुदल का। डॉक्टर रुदल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे थायराइड की, अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसकी बात करते हैं तो कैसे उन्हें इस बीमारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए और कितना असर बच्चे पर पड़ सकता है? प्रेगनेंसी में जो है थायराइड की जो बीमारी है वो काफ़ी कॉमन है, बहुत ही कॉमन है नॉर्मली। और उसमें क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो है डिजीज़ एविडेंस होती है कि मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि वेट गेन, एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, लेकिन इसमें जो है एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है। दूसरा चीज़ होती है कि स्लीपीनेस उसकी बढ़ गई, ज़्यादातर थकान ज़्यादा लग रही है, और ये सब प्रॉब्लम यदि हो रही है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। आजकल जो है प्रेगनेंसी में एंटीनेटल चेकअप जो करते हैं उसमें मैंडेटरी है कि जो प्रेग्नेंट लेडी आ रही है उनका जो है थायराइड का चेकअप किया जाए। और यदि थायराइड यदि उसमें 3 चीज़ मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3, T4 और TSH ये लेवल देखा जाता है। यदि उसमें हाइपोथायराइडिज्म निकल रहा है तो उसकी जो है ट्रीटमेंट की जाती है। नॉर्मली जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है थायराइड का जो लेवल होता है वो कम होता है, यानी TSH का लेवल बढ़ता है। तो उसके हिसाब से जो है प्रेगनेंसी में क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट प्रेग्नेंट लेडी का बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, और बेबी जो
जो जुड़ा हुआ प्लेसेंटा से जो है बेबी जुड़ा हुआ है उसका भी वेट, उसको भी जो है थायराइड की चाहिए, उसको भी जो है थायराइड हार्मोन चाहिए। तो इस हिसाब से थायराइड की डिमांड जो है, थायराइड हार्मोन की डिमांड जो है प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके हिसाब से यदि वो पहले से दवा ले रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको लिए थायराइड का जो डोज है वो बढ़ाना पड़ता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, अगर थायराइड के सिम्टम्स आने लगे तो चेकअप के लिए कब जाना चाहिए, कब हमें लगे कि हाँ अब ज़रूरत है कि हमें थायराइड का टेस्ट कराया जाए? ऐसा है ना मैडम कि थायराइड के जो सिम्टम्स हैं जैसे ही शुरू हो तो समझिए तकलीफ कुछ ना कुछ एडवांस हो गई, क्योंकि जो बिल्कुल शुरुआत में तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता, क्योंकि वेट गेन धीरे धीरे एक स्लो प्रोसेस है। जी सुस्ती आना, डल, लैक ऑफ एनर्जी, थोड़ा थोड़ा खून की कमी होना, थोड़ा सा पीरियड्स के कम हो जाना, पीरियड्स में ब्लीडिंग की मात्रा कम हो जाना, दिमाग सुस्त होना, हल्का सा ऊंचा सुनने लग जाना, स्किन हल्की हल्की रफ होना शुरू हो जाना, उतनी चिकनी ना रहना, ये सिम्टम्स इतने स्लो शुरू होते हैं कि जब तक पेशेंट को पता चलता है तब तक डिजीज कुछ ना कुछ एडवांस हो जाता है। इसलिए अगर लक्षण हो रहे हैं तो फिर तो जितना जल्दी हो सके चेक कर, और वो चेक करके इतनी डेफिशिएंसी निकलेगी, जैसे T3 T4 कम निकलने की आशा है, जैसे बढ़ा हुआ होगा तो ये इसको हम कहेंगे थायराइड कम काम कर रहा है। कम काम कर रहा है मतलब हमारा शरीर उसी काम के लिए कम एनर्जी, जिसके लिए एक नॉर्मल मान लीजिए 100 कैलोरी, तो हिपोथायराइड वाले को कम एनर्जी खर्च, मतलब वो एनर्जी बचा रहा है, तो उसका वेट गेन, तो उसको देखते हुए तो थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो ये तो हाइपोथायराइड वाला हुआ जिसमें थायराइड कम काम, और इसी तरह से कभी कभी उल्टा भी होता है, थायराइड ग्रंथि ज्यादा काम तो वो ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, ऐसे लोग ज्यादा खाने के वेट लॉस होता रहता है। ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी जितनी अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा, उतने ही कम लॉन्ग होंगे या बच्चे पर। जी ठीक है। डॉक्टर नरेश, अगर ये बीमारी हो जाए फिर किस तरह से इसकी दवाई चलती है और क्या ये ठीक किया जा सकता है? यानी अगर आपने 5-6 महीने दवाई ले ली, उसके बाद एक चेकअप कराएं, नॉर्मल आ जाता है थायराइड, तो क्या मेडिसिन लेना ज़रूरी है या उसे वहीं रोक दिया जाए? क्योंकि कहा यह जाता है एक बार आपने दवाई शुरू कर दी तो वो लॉन्ग टाइम चलती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। आम लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कभी बंद भी होगी, तो जवाब एक ही है, अगर अपना अपना कंट्रोल मेडिकलेस कर रहे हैं, टाइमली टेस्ट करवाना 3 to 4 मंथली, अपने फिजिशियन के टच में रहते हुए डॉक्टर डोज लेना। मैंने दूसरी बात कही है, कई लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं कि डोज कम हो जाए, हम कुछ ना करें, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, यूजली थायराइड की बीमारी कभी भी अकेले नहीं होती, मिडिल एज में आकर दूसरी बीमारियां, चाहे डायबिटीज, चाहे हाइपरटेंशन, चाहे कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, ये यूजुअली स्टेरॉइड होते हैं। अगर आप अपने बाकी पैरामीटर्स को ठीक रखते हैं तो एटलीस्ट मैं मेरे दोनों पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे, कई लोग हैं हाइपोथायराइड आप अपने आप ठीक कर लेते हैं अपने आप। तो फिटनेस रखना, मोटापे को कम करना, अपनी कोमॉर्बिडिटीज की दवाओं को ठीक से लेना, ऐसा करते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि दवाई बंद होगी। लेकिन मैंने 100 देखे हैं जिनकी दवाई धीरे धीरे कम होती है। आप अपने थायराइड स्पेशलिस्ट या फिजिशियन का टच लीजिएगा, कोई कर सकते हैं, कोई काम इतना कितनी कहेंगे जरूरी होगा, लेकिन हो सकता है। जी ठीक है सर। डॉक्टर रुदल, फिर अगर हम इस बीमारी को ऐसे समझते हैं कि अगर ये बीमारी हो जाती है फिर हमें अपने खान पान में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? क्या हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी चाहिए कि ये जो लेवल है TSH का वो और ज़्यादा ना बढ़े? डाइट एज सच जो है पहले भी हमने बताया है कि उसके लिए जो है कुछ जैसे कि हमारे फूड्स हैं जो कि अवॉइड करने चाहिए, कुछ फूड हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। नॉर्मली जैसे जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जो कि फाइबर्स डाइट हैं, इसकी क्वांटिटी हमें जो है डेली की डेली डाइट में जो है हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, इवन कि मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, और जो ग्लाइट्रोजेनिक जो डाइट है लाइक मैदा हो गया, आपका बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, सोयाबीन हो गया, ब्रोकली, आपका जो है ये कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब अवॉइड करें।
और ये कब तक करना है, मतलब कि ये कभी भी ना खाएं या फिर हफ्ते में एक बार आप खा नहीं 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 नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये सब तो भी इसेंशियल्स हैं हमारे, बहुत इसेंशियल ज्यादा ना खाएं। हाँ, इसमें इसेंशियल विटामिन भी हैं हमारे लिए, तो जरूरी है, लेकिन एक्सेसिव मात्रा में न ले। दूसरी चीज़ जो है, क्रूसीफेरी फैमिली और इन सबको बोला जाता है कि यदि आप बॉयल कर दिया और सब्जी बना रहे हैं तो नॉर्मली जो है ये गोइट्रोजेनिक नहीं रह जाता है। तो ज़्यादातर कच्ची मात्रा में, जैसे ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ये सब जो है कच्ची मात्रा में अवॉइड करें। बाकी पका करके खा सकते हैं और खाना भी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं। ठीक है। डॉक्टर नरेश, एक बात ये भी कही जा रही है कि थायराइड की अब सर्जरी भी होने लगी है, तो ये कैसे होगा और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसा हल्का है विस्तार में बताऊंगा। पहले तो मेरे से पहले ने भी बताया है, वो आपको भी बोलता है, थायराइड एक छोटी ग्लैंड है और उसका एक रस है, कुछ ज्यादा हो जाता है तो हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ज्यादा बात यूजली करते हैं कि जब उसका रस कम, यूजुअली सर्जरी होती है या तो तब जबकि जो वाइटर है गया है बहुत बदसूरत लगता है, या हमें थायराइड रिड्यूल हो गई है, या थायराइड ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा थायराइड रस है, उस सूरत में तो हम सर्जरी करेंगे। कोई थायराइड का थायरोजेनिक कैंसर हो गया है, अदरवाइज थायराइड की बीमारी को ठीक करने के लिए तो नहीं की जाती है। जब पैदा थायराइड कैंसर होगा, हमें लगता है कोई नोड्यूल है, मल्टीपल बन गई हैं, उसी सूरत में बात करेंगे। और सब थायराइड बीमारी को निजात पाने के लिए हम सर्जरी की बात करते हैं, लेकिन यूजुअली जो केस हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में कि थायराइड ज्यादा निकाल, उसमें फिजिकल एब्लेशन किया जाता है, थायराइड सर्जरी की जाती है, तो सर्जरी के बाद हर थायराइड बाहर देखना पड़ता है। तो ये मान के चलिए थायराइड हम एक एसेंशियल चीज जिसके ना काम नहीं कर सकते, एसेंशियल हार्मोन से हमारी हर किस्म की एक्टिविटी वो जरूरी है। तो उस ये कि क्यों हुआ है प्रॉपर रखना बहुत है। डॉक्टर महसूस करता है थायराइड को सर्जरी करके मैं थायराइड प्रॉपर रखूंगा तो थायराइड से जी। डॉक्टर रमेश, अगर किसी को इस बीमारी का पता ना लग पाए, यानी सिम्टम्स को हम सोचें कि ठीक है वेट बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, कुछ और सिम्टम अगर आते हैं, नींद आ रही है तो हम सोचें हमें थकान हो गई होगी इसलिए हमें नींद आ रही है, तो अगर हम इन सिम्टम्स को इग्नोर कर दें, ना समझ पाए और थायराइड लेवल काफ़ी बढ़ जाए, TSH काफ़ी बढ़ जाए, उस वक्त क्या कुछ करना चाहिए? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं या क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है? ऐसा है, देखिए, अगर अगर वो हमारी अनडायग्नोज्ड रह गई तो नेचुरल है वो शरीर पर अपना प्रभाव तो डालेगी ही डालेगी। जी, लेकिन किस तरह का उसकी प्रभाव वजह होगा? से तो उसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम और धीरे धीरे करके ये कुछ सेमी परमानेंट या परमानेंट इफेक्ट्स भी कर सकती है, जिसमें कि ब्रेन का स्लो होना सबसे ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इंसान की सोचने समझने की या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को स्लो डाउन, जी। बाकी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। और एक क्योंकि इसमें जो वेट गेन हो जाता है वो भी पूरा नॉर्मल नहीं, अगर आप सिर्फ अगर आपने टाइम की दवाई शुरू कर दी फिर तो वेट काफी हद तक कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार अगर बहुत एडवांस में चला गया फिर वो धीरे धीरे वो फैट के अलावा मिक्सोमेटस टिश्यू डिपॉजिट हो जाता है, तो वो जाता नहीं। और ये जरूर है आप आगे वाली कम से कम सीरियस मेंटल डिजीज से बच सकते। ठीक है, थोड़ा ठीक है बहुत सर। खून की कमी जी। ये सब तो रहेगी, पीरियड्स की थोड़ी कमी रहेगी, स्किन थोड़ा ड्राई रहेगी, ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा लोअर साइड रहता है, खून की कमी हो जाती है। बिल्कुल। मैं इसमें जी, ऐड करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर उदल, मैं आपके पास ही आ रही थी, मैं ये आपसे समझना चाह रही थी, क्योंकि ये देखिए ये तो आफ्टर इफेक्ट्स हो गए कि अगर हमें पता ही नहीं चल पा रहा है तो ये गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैं ये भी जानना चाहूँगी कि TSH लेवल कितना होना चाहिए, और अगर वो लेवल बढ़ता है, अगर वो लेवल 9, 10, 11 तक जाता है तो वो कितना डेंजरस है या नहीं है? नहीं, नॉर्मली जो है थायराइड जो है आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि हेयर से लेकर के टोज तक ऑलमोस्ट कोई ऐसा आर्गन नहीं है जहाँ की इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। जी। ठीक है, हेयर्स में नॉर्मली जो है थिन हेयर हो जाते हैं, ब्रिटिल हेयर हो जाते हैं, जो बालों का झड़ना होता है, इसके साथ में जो है स्किन जो है हमारी टाइट हो जाती है, रफ हो जाती है, आईब्रोज जो है लैटरल साइड के जो आईब्रोज है वो नीचे गिरने लगते, मतलब कि बिल्कुल थिन हो जाते हैं,
इसके साथ में यदि कभी कभी आप देखेंगे तो लोगों को आंखें बड़ी सी दिखेंगी, एक्सोप्थेल्मस जिसको बोलते हैं, यदि थायराइड हार्मोन लेवल ज़्यादा है तो उसमें ऐसा दिखेगा। इसके बाद हार्ट पे जो है दो तरीके का इफेक्ट होता है। ज़्यादातर केसेस जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें हार्ट रेट कम होगा, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में उनको पल्पिटेशन होगा, घबराहट बोलेंगे, उनमें हार्ट रेट ज़्यादा आएगा तो वो डेंजरस भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो गया, कभी टैकीकार्डिया हो गया तो जानलेवा भी हो सकता है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म में जो है आपके हार्ट पे पानी आ जाता है जिसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं, वो एक जो है कभी तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर और ब्रेथलेसनेस ये सब भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जब उसके नीचे जो है हम हार्ट के नीचे जो है स्टमक में आएंगे, आंत में आते हैं, तो ज़्यादातर हम लोगों के पेशेंट आते हैं कॉन्स्टिपेशन करके आते हैं। अब जब कॉन्स्टिपेशन लॉन्ग टर्म है और कोई डिजीज तो हम लोग थायराइड का जो है टेस्ट कराते हैं कि अच्छा थायराइड का, तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। कभी कभी लूज मोशन करके पेशेंट्स आते हैं और लीन है थिन है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि अच्छा कहीं तो हाइपरथायराइडिज्म में लूज मोशन भी होता है। लेडीज जो है डिस्मेनोरिया करके आती है, उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज काफ़ी है, तो उसमें भी जो है कभी ब्लीडिंग ज्यादा होती है, कभी एमेनोरिया होती है। चर्चा जारी रहेगी, आपसे और जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश अपना सवाल पूछिए। जी, नीति शुक्ला बोल रही हूँ दिल्ली नीतीश से। शुक्ला, माफ कीजिए, नीतीश शुक्ला, अपना सवाल कीजिए आप। नीति, मेरा सवाल ये है कि 2-3 साल से मुझे थायराइड है, 6.5 था और उसकी वजह से मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ 37.5 mg की, लेकिन अभी भी मेरे पैर बिल्कुल सुबह उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है, क्रैम्प जैसे पड़ रहे होते हैं और सिस्ट का भी प्रॉब्लम हो गया है और उसकी वजह से बहुत हेवी ब्लीडिंग कभी कभी 1 महीने तक और इस तरह से चलती रहती है। तो इस पे कभी ठीक होगा ये कि ऐसे ही चलता रहेगा? जी रुदल जी। अच्छा, जो दवाएं ले रही हैं तो एक बार जो है नॉर्मली शुरू में जब तक ये नॉर्मल नहीं आ जाता हम लोग हर महीने टेस्ट कराना एडवाइस करते हैं। TSH लेवल बेसिकली जो है उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। और यदि एक बार कंट्रोल हो जाता है, यदि थायराइड नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, तब हम लोग जो है बोलते हैं कि 3 महीने 4 महीने के बाद भी थायराइड कराएं, ठीक है। यदि और थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि उसके दूसरे आर्गन पे भी अफेक्ट पड़ता है, दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। जो स्वेलिंग बतला रही है, हो सकता है कि थायराइड की वजह से आयरन की डिफिशियंसी हो, इनकी एनीमिया हो, खून की कमी हो, उसमें भी होगा। हार्ट फेलियर है तो उसमें भी स्वेलिंग आएगा। और एक बार जो थायराइड की स्वेलिंग आ जाती है तो जल्दी जाती नहीं है, उसको डायबिटिक्स और ये सब लेने के बाद भी जो है पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती है, जो थिकनेस हो जाती है। यदि लंबे समय से आपको थायराइड की प्रॉब्लम रही हो तो ये सब जो है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे जैसे पैर रखेंगे उसमें सूजन, पैरों में दर्द होगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है होलिस्टिकली आपको जो है हर चीज़ें जांच करा करके आप डॉक्टर से मिलिए। यदि नहीं आपका वो दवा के बावजूद भी यदि नहीं नॉर्मल हो रहा है तो फिर जो है आपको जो है और सब जो है दवाएं टेस्ट और ये सब करा करके देखना पड़ेगा। सर क्या ये देखा जा सकता है कि कहीं कुछ और तकलीफ तो साथ में नहीं हो रही है। हम ये सोच के ना बैठे रहे कि सिर्फ थायराइड की ही प्रॉब्लम है, कुछ और चीज साथ में और कोई डेफिशिएंसी या और कोई बीमारी तो नहीं हो रही, तो उसमें डॉक्टर से मिलकर के चेक कराना बेटर रहे। जी जी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीति हमसे बातचीत करने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर नरेश, तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, पहले तो ये बताइए सर कि TSH का लेवल होना कितना चाहिए, और अगर कोई स्वस्थ है, किसी तरह के सिम्टम नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि TSH लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो ऐसे लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसके लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं बता दूं, मैं बताना पसंद करूंगा आपके दर्शकों को, थायराइड लेवल का हमेशा एक अच्छी लैब से टेस्ट करवाइए और स्टिक टू वन स्टैंडर्ड लैब। अक्सर मिलता है कि लोग पीछे जगह से टेस्ट कराते हैं, कंपेयर करते रहते हैं, डॉक्टर वहाँ आ गया वहाँ आ गया। TSH को अगर हम मेन करते चलेंगे तो शुड बी 1 से 5 से 1 से 4.5 तक रहे। लेकिन मैंने ऐसे लोग TSH 6, 6.5, 7 तो दवा स्टार्ट, तो नॉर्मली वो होंगे जब तक लेवल 10 तक ना जाए, कोई स्पेशल प्रेगनेंसी टाइप नहीं है तो दवा स्टार्ट नहीं की जाए। ऐसे कई लोग देखें तो पहले हाइपोथायराइड है और अपनी गलती से वो अगर दवा जल्दी शुरू कर देते हैं तो रिवर्सल हो जाता है, तो हाइपो से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो इस चीज को देखा, दैट इज व्हाई द रोल ऑफ फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, पेशेंट डॉक्टर के टच में रहे, दवा को प्रॉपर लेवे, प्रॉपर डोज पे लेवे। तो ये सोचना कि कभी ले ली, कभी नंबर 1,
मैं भूल गया कि तो भी नहीं होना चाहिए। जी। मैंने खुलेआम कई देखा है ठीक है। डॉक्टर के पास सर एक कॉलर हमारे साथ कई- जुड़ गए हैं। सर माफ कीजिए, बीच में रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ कॉलर नीता जुड़ी हुई है। नीता जी, अपना सवाल कीजिए। नीता जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो। जी, सुन रहे हैं हम आपको, अपना सवाल कीजिए। ऐसा है कि हमारे हस्बैंड को जो है वो TSH लेवल जो है पहले तो आगे हम पूछ रहे हैं। जी। हमारे हस्बैंड को जो है वो हाइपोथायराइड है और उनका जो है TSH लेवल पहले तो जो 11 आया था, अब दोबारा चेक करवाया 1 महीने बाद तो वो लेवल जो है और वो था उससे भी डाउन चला गया, निगेटिव में चला गया। जी, डॉक्टर नरेश, आप जवाब दे ये दीजिए सर। ये स्पष्ट जवाब है कि ओवर करेक्शन हो गया है। अगर थायराइड का लेवल अगर नीचे जा रहा है तो शायद थायराइड कुछ ज्यादा मिली है, दोबारा से टेस्ट करवा के डॉक्टर ने दवा जो है वो 50 से 100 कर दी थी। हाँ, मैं दोबारा बता दूं बेटा कि थायराइड का TSH को टेस्ट करवाए जाएं, साथ में बहुत अच्छा होता है कि हम एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, उससे भी हमें बता पाते हैं कि पेशेंट का लेवल कैसा जा रहा है। तो मैंने ऐसे कई लोग देखे वो एक ट्रिक को लेके डॉक्टर पास बार टेस्ट करवाते हैं, कुछ लंबे समय बाद जाते हैं तो ओवर करेक्शन हो चुका होता है, वो हाइपो यानी कि कम वाला ज्यादा हो चुका होता है। इसको अवॉइड करने का एक तरीका है कि आप एवरेजली 3 से 4 महीने में आप ज्यादा खर्चा नहीं भी करना चाहते तो खाली TSH टेस्ट करवाइएगा और डॉक्टर के टच में। इससे हजारों लोग देखे हैं अपने आप ही अपनी डोज बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। ये रॉन्ग प्रैक्टिस के कई रिpercussions हैं। ये बहुत जरूरी है थायराइड तकलीफ को कैजुअली ना लिया जाए, प्रॉपर तरीके से डॉक्टर पास ही दवा बताई पड़े। जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी, जी, बोलिए। थायराइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था डॉक्टर साहब से। जी, मधु हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु जी, अपना सवाल पूछिए। मधु जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मधु जी, आपको आवाज पहुंच रही है? लगता हमारा संपर्क टूट गया है मधु जी से। एक बार आएंगे कॉलर करके, तो कॉल करके फिर उनसे संपर्क करेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर नरेश, जैसे कि आपने बताया कि अगर अचानक लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो क्या ये समस्या भी हो जाती है? क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो लेवल बढ़ना तो नहीं चाहिए कम से कम। That is why I'm again saying over correction नहीं होना चाहिए and appropriate dose to be taken for a average time and 3 से 4 महीने बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डॉक्टर पास पहुंच के पावर टेस्ट करेगा। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं तो साल डेढ़ डॉक्टर पास जाते ही नहीं है। जब पहुंचते हैं तब तक वो कई बार हाइपर हो चुका होता है, बात तो सुनने की होता है तो लेवल कम था वो ज्यादा हो चुका होता है। उसके दूर मैंने ऐसे ही लोग पहले वजन बढ़ रहा था एकदम घटना शुरू हो गया। इस स्थिति को अवॉइड की तरीका है थायराइड को कैजुअली ना लेना है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वाइटल प्रॉब्लम और रेगुलर रखते हुए बार कहते जी, ठीक है उसी सर। को जी, उन पे भी ध्यान दें। ठीक है सर। हमारे साथ मनोहर लाल एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश, आप ये सवाल लीजिएगा। बताइए मनोहर जी, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ना डॉक्टर साहब, मुझे ना 20 साल से शुगर है जी। और मेरी जो लेग्स में अब रिसेंटली लास्ट वीक से स्टिफनेस रहनी रहती है मेरी जो, और पेन लगी है, स्टिफनेस रहती है कि अकड़न सी आने लगी है, तो ये क्या चीज़ है? जी, डॉक्टर रमेश। जी, मेरे को जो इनका प्रश्न समझ में आया, एक तो इन्होंने कहा मुझे 20 साल से शुगर की तकलीफ। जी, और वीकनेस और अकड़न की बात कर रहे हैं। ऐसा है, ये जीभ में अकड़न कोई थायराइड का स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। वैसे थायराइड चेक कराना चाहें चेक करा लीजिए, उसके बारे में भी बात हो जाएगी। जी, अब शुगर क्या आपका कितना लेवल रहता है, क्योंकि ये हो सकता है तकलीफ शुगर की वजह से हो रही है और साथ में कुछ शुगर मेरी डेफिशिएंसीज की वजह से। जी, रैंडम जो है 200 रहती है सर। हाँ, बताइए। जी, लगता है हमारा संपर्क हाँ, ठीक है, बताइए मनोहर जी, बताइए।
डॉक्टर साहब मेरी जो शुगर है वो रैंडम जो है 200 पे रहती है। हाँ हाँ, और खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद वही 185 190। HbA1c बताया। कितना चल रहा है आपका? हाँ जी, HbA1c जो 3 महीने में चेक कराते हैं। HbA1c HbA1c वो 6.6 ही समझ। नहीं, 6.6 तो संतोषजनक है। तो मेरे ख्याल से शुगर आपकी ज़्यादातर ठीक रही है, क्योंकि ये पिछले लगभग 3 महीने का एवरेज शुगर बता रहा है। हाँ मेरे वही ख्याल बता से रहा हूँ। आपको जो होगी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी साथ में, तो आपको जी विटामिन स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड B12 B6 ये सब लेने चाहिए। विटामिन डी भी साथ में लिया जा सकता है। थायराइड आप चेक करा दीजिए, जी, तो आपकी थायराइड की समस्या शायद हल हो जाए। ठीक है। ये लेग्स में भी थायराइड होता है सर? जी, लेग्स के अंदर भी क्या थायराइड की प्रॉब्लम होती है? लंग्स पर डायरेक्ट उसका जी, रिलेशन नहीं है, क्योंकि थायराइड ठीक बेसिकली है सर, मैंने एक कहा और कि कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेटाबॉलिक रेट को control करता है। जी, मंगला हमारे अगर साथ जुड़ी हुई है। मंगला जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं। हेलो, जी, मंगला जी, अपना थायराइड सवाल आप कर प्रॉब्लम है सकते काफी हैं। समय से। बोलिए बोलिए, अपना सवाल पूछिए। जी, क्या पूछना चाहती हैं आप मंगला जी? लगता हमारा संपर्क टूट गया है। सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, अपना सवाल कीजिए। जी, बोलिए। सुमन जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। ये थायराइड की बीमारी में मेरे पूरे बदन पर सूजन रहती है, जी, और ये दिक्कत मतलब टेबलेट खाने के बावजूद दिक्कत हो रही है। ठीक है। रुदल जी, हाँ, सूजन गले में, पैरों पे, हाथों पे, बदन टूटना, हाथ पैर मतलब काम दवाई ही खा नहीं रही है करते लेकिन फिर भी बिल्कुल। समस्या बनी हुई है, सूजन बनी हुई है फिर भी। हाँ, नॉर्मली इनकी जो है थायराइड पहले से रहा होगा, काफ़ी पुराना रहा होगा, और एक बार जो स्वेलिंग जो है सब मतलब ये बोला जाए सब क्यूटेनियस लेवल पे यदि स्वेलिंग आ गई है तो नॉर्मली जो है पूरा रिग्रेस नहीं होती है, तो वो सूजन रहती है। उसके साथ एसोसिएटेड इनको प्रॉब्लम सब जांचें करानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, हीमोग्लोबिन जांच कराइए, हार्ट की जांच कराइए कि हार्ट फेलियर तो नहीं है, किडनी की जांच कराइए, साथ में जो है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 ये सब लेवल जांच कराइए। उसके बाद ही आप एक कंसल्टेंट किसी डॉक्टर को मिलिए नज़दीक में, क्योंकि ये ओवरऑल एक लाइन में बोला नहीं जा सकता कि आप ये करा लीजिए और ठीक हो जाएंगे और ये दवा ले लीजिए ठीक हो जाएंगे। तो इस ये जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, इसको जो है ठीक से हमें जो है इन्वेस्टिगेट जी, करके और तब ठीक है ट्रीटमेंट सर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, मंगला। मंगला जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मुझे 6 साल से थायराइड है ना? और जबकि थायराइड उतना बहुत ज्यादा भी नहीं था, कॉर्नर पे निकला था। तो मैंने 50 पावर की दवाई ले रही हूँ। अभी मैंने 2-3 महीने पहले टेस्ट कराया था, तो उसमें भी नॉर्मल आया बिल्कुल, और मेरा हीमोग्लोबिन भी 12 आया। लेकिन मेरे को ना पता नहीं क्या है, मेरे को आर्थराइटिस है, दोनों नी रिप्लेसमेंट के लिए बोले हैं। लेकिन अभी मेरे को ना कॉन्स्टिपेशन कम से कम साल भर से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है। जब तक कि मैं 2 डाल्कोलेक्स नहीं खाऊंगी तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता। ठीक है, रुदल देखिए, जी। थायराइड की प्रॉब्लम चलिए ठीक है, रमेश से जी बताइए। कॉन्स्टिपेशन एक्सप्लेन किया जा सकता है, और हम ये समझ करके चलें कि थायराइड की तकलीफ एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल का एक हिस्सा है। जिन लोगों को थायराइड है, आमतौर से उनमें से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल ये भी एसोसिएटेड होते हैं, स्पेशली हाइपोथायराइड। तो इसलिए पेशेंट का जो इलाज होता है सारी चीज़ों को निगाह में रख करके होता है। सिर्फ ठीक है। थायराइड का इलाज करने से हो सकता है पूरी समस्या का निदान ना हो। जी, यानी जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं अपने फिजिशियन से मिलिए, सारी समस्याएं बताएं। इससे ज़्यादा भी गंभीर हो सकते हैं बीमारी, क्योंकि थायराइड के अलावा दूसरे बीमारियों के सिम्टम्स भी इसमें लग रहे हैं। यही शायद डॉक्टर रमेश कहना चाह रहे हैं। सर, आप सभी आए और स्टूडियो में
डॉक्टर रुदल जी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे दर्शकों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।